हम आ रहे हैं हमारी पहली डिफॉर्मिटीज़ जिसे कहते हैं नोकनी। स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा भाई कि नोकनी में क्या हो रहा है। देखो, नोकनी के अंदर जितने भी, नाम से ही पता चल रहा है, नोकनी यानी कि नोक होता है। नोक मतलब गेट को नोक नहीं करते, आवाज़ हो रही है, घुटनों के अंदर आवाज़ होती है आपस में जब टच होते हैं। तो ये दोनों घुटने जब आपस में टच होते हैं तो इनकी यहाँ से टच होते हैं तो आपस में आवाज़ आती है। आवाज़ आने के कारण ये नोकनी बोला जाता है। इसे नोकनी जिसको होती है, चलने में दिक्कत आती है और वो कभी तेज़ नहीं दौड़ सकता। जितने भी डिफेंस की जॉब्स हैं, डिफेंस के अंदर, मेडिकल के अंदर ये टेस्ट किया जाता है कि जिस भी कैंडिडेट को भर्ती किया जा रहा है उसे नोकनी की प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर उसे नोकनी की प्रॉब्लम होगी तो वो कभी तेज़ नहीं दौड़ पाएगा। दौड़ते समय उसके घुटने आपस में टच होंगे और वो गिरने की संभावना बनी रहती है। यदि दोनों घुटने आपस में टकराते हैं, आपस में मिलते हैं, आवाज़ आती है ना, तो दोनों घुटनों के बीच की दूरी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ इन दोनों के बीच में कितनी दूरी है और यहाँ इन दोनों के बीच में कम दूरी है। तो इसे नोकनी इसलिए बोला जाता है। नोकनी के अंदर जिस भी इंसान को नोकनी की प्रॉब्लम है, अगर उसे ज़्यादा नोकनी की प्रॉब्लम है तो उसे फ्लैट फुट की संभावना हो जाती है। क्योंकि जिस इंसान को नोकनी की दिक्कत होती है ना, वो अपनी एड़ियाँ नहीं मिला सकता। नीचे देखो, यहाँ पे एड़ियाँ नहीं मिला सकता आपस में वो जल्दी से, उसे एड़ियाँ मिलाने में बहुत दिक्कत होती है। नॉर्मल आदमी अपनी दोनों एड़ियों को मिला सकता है, लेकिन नोकनी वाले को एड़ियाँ मिलाने में बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए इसे नोकनी बोला जाता है। तो नोकनी डिफॉर्मिटी से बचने के लिए हमें कौन कौन से सावधानी बरतनी चाहिए और इसके बारे में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। देखो, नोकनी पहचानने की सबसे पहला एक सिम्टम बता रहा हूँ। सबसे पहले जब वो सीधा खड़ा होगा ना, तो दोनों घुटने आपस में टच होंगे उसके, ठीक है। और चलते और दौड़ते समय ये दोनों घुटने आपस में टच होंगे, भिड़ेंगे, आवाज़ आएगी। और जब वो सीधा खड़ा होने की कोशिश करेगा तो ये दोनों एड़ियाँ आपस में नहीं मिला पाएगा, ठीक है। अब ये क्यों होता है, इसके कारण क्या है। देखो, मांसपेशी और हड्डियों में आपस में, जोड़ों में थोड़ी कमजोरी आ जाती है ना, तो उसकी वजह से ये नोकनी की प्रॉब्लम आ जाती है। और किसी इंसान के अंदर अगर विटामिन डी की कमी है, कैल्शियम की कमी है, तो उस इंसान के अंदर नोकनी की भी प्रॉब्लम आ जाती है। कौन सा विटामिन डी और कैल्शियम। अगर कोई इंसान ज़्यादा वज़न उठा के काफ़ी लंबे समय तक, काफ़ी सालों तक ज़्यादा वज़न उठाने का काम करता रहता है तो उसे नोकनी की प्रॉब्लम आ जाती है। अगर किसी इंसान को रिकेटस की प्रॉब्लम हो, या फिर बहुत ज़्यादा मोटा हो कोई, या फिर कुपोषण का शिकार हो, तो उसे नोकनी की प्रॉब्लम आना स्वाभाविक है भाई। अगर कोई छोटा बच्चा है, पैदा हुआ है, अगर छोटे बच्चे को समय से पहले अगर चलना सिखाया जाए, या फिर वो चलने की कोशिश करने लग जाए, उसे वॉकर में बिठाया जाए और जो चले, तो उसके पैर ऑटोमेटिक उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, उसके पैर ऑटोमेटिक टेढ़े हो जाएंगे, या तो उसके पैर बाहर की तरफ खुल जाएंगे या अंदर की तरफ मुड़ जाएंगे। तो इन सब लोगों को नोकनी की प्रॉब्लम होना स्वाभाविक है। अगर किसी इंसान को नोकनी की प्रॉब्लम है तो उसे क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए भाई। देखो, उसे सबसे पहले विटामिन डी, कैल्शियम और फॉस्फोरस, ये सब खाना अपनी डाइट में थोड़ा एक्सेस मात्रा में लेना चाहिए। अगर वो ये सब खाना एक्सेस मात्रा में लेता है तो उसकी हड्डियों में जितनी भी दिक्कत है वो सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। और साथ में हम बात करेंगे कि अगर किसी इंसान को नोकनी की प्रॉब्लम है तो वो नोकनी की प्रॉब्लम कैसे ठीक कर सकता है। नोकनी की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए कि इंसान को सबसे पहले ध्यान रखने की चीज़ है, जब शाम को वो सोता है, सोते टाइम में बीच में, यहाँ पे देखो, दोनों घुटनों के बीच में तकिया लगा के उसे सोना चाहिए, ताकि ये जो जगह है बीच में, ये आपस में जो टच हो रहे हैं, टच होने का गैप थोड़ा ख़त्म हो जाए। दूसरा, उसे अंदर से बाहर की तरफ, यानी कि अंदर से बाहर की तरफ, ऐसे अंदर से बाहर की तरफ मालिश करनी चाहिए अपने पैरों में, ठीक है। सोते समय तकिया लगाना, मालिश करना, और उसे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि घुड़सवारी, हॉर्स राइडिंग करने से नोकनी की प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है। जब भी वो किसी चेयर के ऊपर बैठे तो दोनों तरफ पैर करके बैठना चाहिए, पैरों को अंदर की तरफ
मारना चाहिए। दोनों तरफ पैर करके बैठे और अंदर की तरफ मोड़ने की कोशिश करें। अगला है भाई, उसे है ना पद्मासन करना चाहिए। कौन सा आसन? पद्मासन। पद्मासन के कारण उसके उसकी इस डिफॉर्मिटी को ठीक किया जा सकता है। साथ में एक आसन और भी है जो इस डिफॉर्मिटी को ठीक कर सकता है। कौन सा है पता है? देखो, गोमुखासन। गोमुखासन। इन आसनों की सहायता से उसकी इस प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है। साथ में उसे हल्के हल्के व्यायाम करते रहना चाहिए। ज़्यादा वजन नहीं उठाना चाहिए, सावधानी बरतने की चीज़ है। अगर कोई ज़्यादा छोटा बच्चा है तो उस छोटे बच्चे को समय आने से पहले चलना सिखाना नहीं चाहिए, ठीक है। एक कोड लीवर आता है, कोड लीवर ऑयल आता है, उस कोड लीवर ऑयल की सहायता से मालिश करनी चाहिए, ठीक है। वॉकिंग क्लिपर्स होता है, वॉकिंग क्लिपर्स, उसका उपयोग करना चाहिए। इन सब की सहायता से इस प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है। अगला बात करेंगे इस फोटो के बारे में। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखिए, जिस भी इंसान की जो पूरा पैर है, पूरा का पूरा पंजा ज़मीन पे टिका रहे, कोई कर्व ना हो, तो उसे बोलते हैं फ्लैट फुट। क्या? उसे क्या बोलते हैं? फ्लैट फुट। जिस भी इंसान की ये प्रॉब्लम होगी उसे फ्लैट फुट बोला जाएगा। इस बीमारी में किसी भी इंसान का, जिस भी इंसान को ये बीमारी है, उस इंसान को पूरा का पूरा पंजा ज़मीन में टिका रहेगा। फ्लैट फुट ये एक ऐसी विकृति है जो रियलिटी में नोकनी का एक बढ़ा हुआ रूप होता है। जब नोकनी बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाती है किसी इंसान को, तो उस इंसान को आगे चल के नोकनी की अगली जो बीमारी है उसे फ्लैट फुट कहते हैं। तो यानी कि इस बीमारी का होने का सबसे पहला कारण क्या है? नोकनी। इसमें नोकनी में क्या होता है, पैर हर व्यक्ति के लिए है ना, देखो, खड़े होने की चीज़ है, दौड़ने की, कूदने की, भागने की चीज़ है। इसमें एक इंसान की जो हमारा जो पैर होता है, पैर का अंदर का जो भाग होता है ना, जहाँ पे कर्व होती है, यहाँ पे देखो स्क्रीन पे, ये देखिए, जहाँ पे अपने यहाँ पे कर्व होती है, यहाँ पे, तो फ्लैट फुट वाले इंसान को ये अंदर की तरफ कर्व नहीं होती, जिसके कारण उसे तेज़ दौड़ने में, भागने में परेशानी आती है। स्क्रीन के ऊपर देखिएगा, ये इंसान है, इसके यहाँ पे कर्व नहीं है। इसके कर्व ना होने की वजह से ये ठीक से दौड़ नहीं पाएगा, कूद नहीं पाएगा, किसी चट्टान के ऊपर चढ़ने में इसको दिक्कत आएगी। तो नोकनी की वजह से, नोकनी का बढ़ा हुआ रूप है फ्लैट फुट की वजह से उसे तेज़ दौड़ने में दिक्कत आती है। इसमें पाँव की जो मांसपेशियाँ होती है और हड्डियाँ होती हैं, इनके ढांचे को जो सहायता पहुंचाने वाला जो स्नायु होता है वो कमज़ोर हो जाता है। उसकी जो चाप होती है यहाँ की, ये जो दिखाई दे रहा है, ये चाप, ये बिल्कुल समतल हो जाती है, जिसकी वजह से ये फ्लैट फुट की समस्या बढ़ जाती है। बच्चे में जब जन्म से होता है तो बच्चा जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो ये चाप है ना, स्टार्टिंग में बच्चा जब पैदा होता है तो इतनी बड़ी चाप नहीं होती। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो ये चाप बढ़ती जाती है, लेकिन कुछ बच्चों में चाप जन्म से ही नहीं होती, जिसके कारण ये प्रॉब्लम धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ने के साथ साथ में चाप ना, ये कर्व ना मिलने के कारण उसकी ये प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। इस समस्या से जो ग्रसित है जो व्यक्ति, उसके पैर में दर्द रहता है। ऐसे बच्चे जो होते हैं वो खड़े होने में, चलने में उनको समस्या होती है, वो अच्छे खिलाड़ी नहीं बन पाते कभी भी। डिफेंस के अंदर भी इस चीज़ की जांच की जाती है कि उसे फ्लैट फुट तो नहीं है। इस विकृति का पता लगाने के लिए पैरों को है ना पानी में डुबो के, फर्श के ऊपर चला के, या फिर पैरों के नीचे कोई कलर लगा के फर्श के ऊपर, या फिर बिल्कुल प्लेन सफ़ेद जगह के ऊपर चला के देखा जाता है कि कर्व छप रही है नहीं छप रही है। अगर कर्व नहीं छप रही तो इसका मतलब इसके कर्व है, और कर्व छप रही है तो इसका मतलब कर्व नहीं है उसके पैर में, पूरा का पूरा पैर छप जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? पैर की है ना लंबी चाप बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, चलने में और खड़े होने में उसको दिक्कत आती है। पैरों को गीला करके फर्श के ऊपर जब चलाया जाए तो पूरे के पूरे पैर का निशान छप जाता है। ये क्यों होता है, इसके कारण क्या क्या है?
देखो ज़्यादा मोटा हो जाना इंसान का, कुपोषण का शिकार हो जाना, कैल्शियम की कमी हो जाना शरीर में, ख़राब जूते पहनने के कारण चोट लग जाती है कोई, या फिर मसल्स या हड्डियों में कोई कमज़ोरी उत्पन्न हो जाती है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस फ्लैट फुट की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए? इसके उपाय की अगर बातचीत की जाए तो सीधे खड़े होकर राइट या लेफ़्ट की तरफ भार उठाना चाहिए। इस फ्लैट फुट की प्रॉब्लम के लिए एक स्पेशल प्रकार के जूते आते हैं जिसमें कर्व जहाँ पे हमारे पैर में नहीं होती ना, वहाँ से ऊंचा हो रखा होता है वो जूता या चप्पल जो भी लेके आते हैं हम। तो सही आकृति या सही आकार के जूते पहनने चाहिए जो इसको ख़त्म कर सके। तो अधिक समय तक, लंबे समय तक वज़न उठा के या फिर खड़ा नहीं रहना चाहिए लगातार। तो जहाँ तक हो सके ऊँची एड़ी के जूते या सैंडल पहनने से बचना चाहिए। तो ज़्यादा समय तक हमें इस उठाने से बचना चाहिए भाई, ये सावधानियाँ बरतनी ज़रूरी हैं। अब अगर किसी इंसान को ये प्रॉब्लम है तो उसकी इंसान की प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया जा सकता है? उसकी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हमें कुछ एक सावधानियाँ बरतनी है, जो सीधे खड़े होके एडियो को ऊपर नीचे करना चाहिए। जैसे ये आपको दिख रहा है, एडी को और पंजे को ऊपर नीचे करना चाहिए। शरीर का भार पंजों के ऊपर आ जाए, फिर एडियो के ऊपर आ जाए, ऐसा करना चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, पंजों के बल चलने की कोशिश करनी चाहिए। पंजों के बल जब हम चलते हैं तो ऊपर की तरफ खिंचाव आता है, तो ये कर्व बनती है। और तीसरा पॉइंट होगा, जूतों में है ना रबड़, देखो जूतों के अंदर पतावे नहीं डालते अपन, रबड़ के ऐसे कृत्रिम कोण होते हैं वो डाल के रखने चाहिए, जिसके कारण कर्व बनने लग जाती है। एडियो के बल या फिर पंजे के बल चलना चाहिए। ताड़ासन या वज्रासन इसके लिए सबसे बेस्ट है। कौन सा आसन? ताड़ासन। कौन सा? ताड़ासन सबसे बढ़िया है, ताड़ासन और वज्रासन। गेंद के ऊपर चलने का कोशिश करनी चाहिए। जैसे किसी भी कुर्सी पे बैठ के पैर के नीचे गेंद रख के उसे गोल गोल घुमाना चाहिए पैर के नीचे। रेत के ऊपर चलने की कोशिश करनी चाहिए। ज़मीन के ऊपर कुछ कागज़ के टुकड़े या कंचे होते हैं ना, जो कंचे गोली खेलने वाली, कंचे डालकर उसे अंगूठे या अंगूठे के पास वाली जो उंगली होती है उससे उठाने की कोशिश करनी चाहिए। जब उठाने की कोशिश करते हैं तो हमारी कर्व वाली जगह के ऊपर कर्व बनती है। तो यानी कि यहाँ पे जब अंगूठे से एक्टिविटी करते हैं तो यहाँ पे कर्व बनती है। तो हमें ये सब एक्सरसाइजेज के द्वारा फ्लैट फुट को ठीक कर सकते हैं। अगला है ये काइफोसिस। फोटो में देखो, ये एक नॉर्मल इंसान है, ये देखो ये नॉर्मल इंसान है, बिल्कुल ठीक खड़ा है, सीधा खड़ा है। लेकिन इस इंसान के यहाँ पे कमर में पीछे की तरफ यहाँ पे कुबड़ सा निकला हुआ है, तो काइफोसिस को हिंदी में कुबड़ बोलते हैं। तो जिस इंसान को काइफोसिस हो जाता है उसके पीछे कमर की तरफ कुबड़ निकल आता है। इस प्रकार के बीमारी वाले इंसान की छाती अंदर की तरफ धंस जाती है। यहाँ से देखिएगा, इसकी छाती अंदर की तरफ धंस जाती है। तो इसके अंदर रीढ़ की हड्डी के पीछे का भाग पीछे की तरफ निकल जाता है। ये देखिए, रीढ़ की हड्डी का पीछे का भाग पीछे की तरफ निकला हुआ है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, ये पीछे की तरफ निकल आती है, जिससे कुबड़ बन जाता है। और छाती का क्षेत्र अधिक चक्राकार हो जाता है, गोल हो जाता है, अंदर की तरफ धंस जाती है। जैसे कबूतर होता है ना, कबूतर की गर्दन का एरिया अंदर की तरफ धंसा होता है ना, ऐसे अंदर की तरफ धंस जाता है। तो ये अंदर की तरफ बढ़ने लग जाती है। और जो उसकी पसलियाँ हैं, पसलियाँ भी गोल गोल आकार में हो जाती है। पीठ गोल हो जाती है पीछे की तरफ से, और पीठ खोखली सी बन जाती है अंदर से, क्योंकि पीछे की तरफ निकल गया तो आगे का एरिया खाली हो जाता है ना, जिसके कारण छाती दबी हुई दिखाई देती है, सीधी नहीं होती। इस स्थिति में गर्दन और सिर आगे की ओर झुक जाते हैं, ऐसे लगता है कि गर्दन और आगे निकलने को हो रही है। तो इसे हम्प बैक भी बोला जाता है इस बीमारी को। तो काइफोसिस क्या है, इसके सिम्टम क्या क्या हैं? कंधे आगे की ओर झुकने से पूरा शरीर आगे की ओर झुका हुआ दिखाई देता है, क्योंकि इसमें कंधे आगे की तरफ निकल आते हैं, कमर पीछे की तरफ निकल जाती है। पेशियों की लंबाई छोटी हो जाती है और गर्दन आगे की ओर झुकी हुई दिखाई देती है। और शरीर का संतुलन बिगड़ा सा दिखने लग जाता है। शरीर की आकृति या उसकी कह सकते हैं फिजिक या पर्सनैलिटी बेकार सी दिखने लग जाती है। क्यों होता है ये? इसके कारण क्या है? सबसे पहला तो देखो भाई, कुपोषण के कारण। अगर कोई बीमारी उसको लंबे समय तक
रहे तो उस बीमारी के कारण भी उसके शरीर की आकृति इस प्रकार की हो जाती है। ज़्यादा वजन उठाने के कारण या फिर लंबे समय तक आगे की तरफ झुक के बैठने के कारण, जो स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंटों को ये बीमारी सबसे ज़्यादा होती है। लड़कियाँ होती हैं, लड़कियों को भी बीमारी ये सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि वो आगे की तरफ झुक के चलती हैं बेचारियाँ। रिकेटस जिस इंसान को हो जाता है उसको ये ज़्यादा होती है। अगर कोई एक्सरसाइज ठीक से नहीं करता है या फिर एक्सरसाइज गलत करता है तो उसके कारण हो जाती है। किसी इंसान को अगर सूखा रोग हो तो उसको ये बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। साथ में अगर किसी इंसान को आँखों की प्रॉब्लम है ना, चश्मा है, आँखों की प्रॉब्लम है, नज़दीक का नहीं दिखाई देता, तो वो आगे की तरफ झुक के बैठने की कोशिश करता है देखने के लिए, तो उस इंसान को ये प्रॉब्लम होना कॉमन बात है भाई। इसके लिए सावधानियाँ क्या क्या बरतनी चाहिए? देखो, प्रॉपर एक्सरसाइज करनी चाहिए, कैल्शियम अच्छी डाइट में है ना, कैल्शियम अच्छे से मिलाना चाहिए, कैल्शियम की पूर्ति होनी चाहिए शरीर की, संतुलित भोजन होना चाहिए। शुरू से ही बच्चों को बैठने उठने, खड़ा होना, ये सब, लेटना कैसे, ये सब सिखाना चाहिए कि किस तरीके से उठना है, कैसे बैठना है, आगे झुकने से बचना चाहिए। अगर किसी इंसान को ये बीमारी है, ये प्रॉब्लम है काइफोसिस, तो उसकी इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए? तो उसकी इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए स्विमिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। स्विमिंग, क्या? स्विमिंग के द्वारा इस प्रॉब्लम को बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। एक बेंच प्रेस एक एक्सरसाइज होती है, जिम के अंदर करते हैं। एक्सरसाइज के द्वारा, बेंच प्रेस एक्सरसाइज के द्वारा इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। पेट के बल लेट के ज़मीन में, यानी कि छाती ज़मीन में टच होनी चाहिए। पेट के बल लेट के ज़मीन में, हथेलियों को कंधे के बिल्कुल बराबर में रख के यहाँ पे, और आगे की बॉडी को अगर ऊपर उठाया जाए तो ये बीमारी ठीक हो सकती है। क्योंकि जब ऊपर उठाते हैं तो हमारी कमर है बिल्कुल सीधी हो जाती है, जिसके कारण ये काइफोसिस ठीक होने लग जाती है। इसके लिए कुछ एक आसन भी हैं, जिन आसनों की सहायता से इसको बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। अब आसनों के बारे में बताऊंगा भाई। सबसे पहले है चक्रासन। चक्रासन में बॉडी गोल हो जाती है, पीछे की तरफ मुड़ जाती है, जिसके कारण ये बीमारी ठीक होती है। धनुरासन, धनुरासन के द्वारा भी इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। और नौकासन होता है, नौकासन में बॉडी को इस तरीके से नाव के आकार में मोड़ा जाता है, जिससे ये बीमारी ठीक हो जाती है। अपना जब हम खड़े होते हैं, सीधे खड़े होते हैं, तो अपना सिर पीछे की तरफ मोड़े, यानी कि हमारी चेस्ट आसमान की तरफ होनी चाहिए और हमारी गर्दन पीछे की तरफ, पैरों की तरफ मुड़ी हुई होनी चाहिए, जिसके कारण ये बीमारी ठीक हो सकती है। कुर्सी पर जब हम लोग बैठते हैं तो पीठ का सबसे निचला सिरा कुर्सी के आखिरी के भाग के ऊपर टच करवाते और पूरी की पूरी अपनी रीढ़ की हड्डी, कमर को, यानी कि कुर्सी के साथ में बिल्कुल सीधा रख के इस बीमारी को सीधा रख के इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। क्योंकि इसमें कमर बिल्कुल सीधी रहती है ना। तो सोते टाइम, अगला है सोते टाइम, जब हम सो रहे होते हैं तो अपनी जो कुबड़ जहाँ से निकला हुआ होता है उस जगह पे अगर तकिया रख लिया जाए तो हमारी चेस्ट ऊपर की तरफ निकल जाएगी इस सिचुएशन में, और जो हमारा भाग कुबड़ निकला हुआ है कमर के जिस भाग में, वो कुबड़ ठीक हो सकता है। जिसके कारण ज़्यादा वज़न नहीं उठाना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऊंचाई से जंप नहीं करना चाहिए। और हाँ, स्विमिंग तो मैंने बताया ही है, सबसे इम्पोर्टेंट है भाई। पेट के बल लेट के हमें हाथों को शोल्डर के बिल्कुल पास में रख के और ऊपर की तरफ बॉडी को उठाना चाहिए। इनसे ये बीमारी ठीक हो सकती है। ये देखो भाई स्क्रीन पे अगला है ये लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस में देखो, कोई इंसान अगर नॉर्मल सिचुएशन में खड़ा है, ये इंसान देखो नॉर्मल खड़ा है, ये बिल्कुल परफेक्ट पोस्चर में है भाई। काइफोसिस वाला ये देखो यहाँ पे इसको कुबड़ हो रखा है, लेकिन लॉर्डोसिस वाला इंसान, उसकी कमर यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक रहेगी, यहाँ तक देखिए अंदर की तरफ धंस जाती है, यहाँ तक ठीक रहेगी, इसके नीचे की तरफ अंदर की तरफ धंस जाएगी और हमारी बॉडी का ये वाला पार्ट बाहर की तरफ निकला हुआ प्रतीत होने लग जाता है। इस अवस्था में लॉर्डोसिस में इस विकृति को रियलिटी में है ना लंबरिजन भी बोला जाता है। इसमें कर्व या लॉर्डोसिस की इस अवस्था को होलो बैक भी बोला जाता है। इस अवस्था में
किसी जो भी इंसान को ये प्रॉब्लम होती है उसके कूल्हे बाहर की तरफ निकलने हुए प्रतीत होने लग जाते हैं हिप्स, और रीढ़ की जो हड्डी होती है ऊपर से नीचे की तरफ आती हुई एकदम से झुक जाती है। देखिए यहाँ तक सीधी आ रही थी और यहाँ पे आने के बाद एकदम से झुक गई, अंदर की तरफ झुक जाती है। इस प्रकार की मुद्रा को बनाए रखने से के लिए शरीर में नीचे की जो भाग होता है उसकी मांसपेशियाँ छोटी हो जाती हैं। कोई इंसान अगर जानबूझ के पेट निकाल के चलता है और उसकी वो हैबिट बन जाती है तो आपने देखा होगा कि उसकी कमर अंदर की तरफ धसी हुई पीछे की तरफ से प्रतीत होने लग जाती है। तो इस अवस्था को लॉर्डोसिस बोला जाता है। पेट आगे की तरफ निकल जाता है इस सिचुएशन में। तो शरीर का संतुलन बनाने के लिए रीढ़ के निचले भाग में जो मांसपेशियाँ होती है वो हमेशा टेंशन में, तनाव में रहने लग जाती है और थकावट सी फील होने लग जाती है इंसान को। शरीर एकदम से अकड़ा हुआ फील करने लग जाता है। तो ऐसे इंसान को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। उसकी शरीर की आकृति भी अजीब सी हो जाती है। तो इसके हम आगे लक्षणों की बात करेंगे, सिम्टम्स क्या क्या होंगे। पेट के क्षेत्र की मांसपेशियां हैं उसकी लंबाई बढ़ जाती है क्योंकि पेट आगे की तरफ निकल जाता है। जो पीठ की मांसपेशियां हैं वो छोटी हो जाती हैं क्योंकि वो पेट को आगे की तरफ निकाल के चलता है। तो उसकी पीठ की अंदर की तरफ घुसी हुई प्रतीत होती है। ये देखो यहाँ से अंदर की तरफ। और हिप्स पीछे की तरफ निकले हुए प्रतीत होने लग जाते हैं, नीचे की तरफ झुके झुके लगते हैं। ये क्यों होता है, इसकी काउजेज क्या है, कारण क्या है। बहुत लंबे समय तक गलत सिचुएशन में, गलत अवस्था में चलने के कारण, बहुत ज़्यादा असंतुलित भोजन खाने के कारण, लंबे समय तक अपने पोषण का ध्यान न रखने के कारण, अनुचित वातावरण के कारण, ज़्यादा मोटापा होने के कारण, मोटापे में पेट आगे की तरफ निकल जाता है और ये भाग अंदर की तरफ धसा हुआ होने लग जाता है। रेगुलर एक्सरसाइजेज ना करने के कारण, और जो अगर हमारी कमर की यहाँ की कमर की मांसपेशियाँ अगर कमज़ोर हो जाएंगी तो ये मांसपेशियाँ छोटी हो जाएंगी। छोटी होने के कारण ये अंदर की तरफ धंसने लग जाती है। तो इसके लिए हमें सावधानी क्या क्या बरतनी चाहिए, हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। देखो इसके अंदर है ना, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, कुपोषण से बचना चाहिए, अधिक पोषण से भी बचना चाहिए क्योंकि कुपोषण में तो खाना पीना मतलब प्रॉपर पोषण नहीं मिलता। अधिक पोषण में मतलब ज़्यादा मोटापा हो जाता है शरीर में, तो मोटापे से बचना चाहिए, यानी कि अधिक पोषण से बचना चाहिए। तो बोझ को जब वज़न को उठाते हैं तो वज़न को उठाते समय हमारी कमर को बिल्कुल सीधा रखना चाहिए जैसे कि इसमें रख रखा है, और इस भाग में कर्व नहीं आनी चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है। इसके लिए क्या क्या एक्सरसाइज, सुधार वाले व्यायाम क्या क्या है, एक्सरसाइज क्या क्या है। तो इसके लिए पहले एक्सरसाइज होगी, देखो दीवार के साथ में एक बार बिल्कुल दीवार से सट के बैठ जाएं और दोनों टांगों को आगे सीधा कर लेना चाहिए और अपने दोनों हाथों से पैरों को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। ज़बरदस्ती नहीं करना है, जितना कंफर्टेबल सिचुएशन में आप कर सकते हो उतना ही करना है। पीठ के बल लेट जाना है फर्श के ऊपर और फिर अपने सिर और टांगों को एक साथ ऊपर उठाना है, ठीक है। सिर और टांगों को ऊपर उठाने की कोशिश करनी है। इस एक्सरसाइज को कम से कम 10 बार करना है भाई। जब हम कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो पैर को चौड़े करके बैठना है, आगे की तरफ मुड़ने की कोशिश करनी है थोड़ी थोड़ी। दोनों जो कंधे हैं दोनों घुटनों के बीच तक चले जाए, इतना तक झुकना है हमें। और इसके लिए 2-4 आसन और करने हैं, वो बहुत बेनिफिट देंगे। सबसे पहले होएगा हलासन। कौन सा आसन? हलासन, बहुत अच्छा आसन है। और इसके बाद में पश्चिमोत्तानासन, पश्चिमोत्तानासन। इन आसन की हेल्प से ये लॉर्डोसिस की प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है। अगला वही स्क्रीन पे देखें आप, इस बीमारी को ये इंसान सीधा बैठा हुआ है, सीधा खड़ा हुआ है बिल्कुल, और ये आगे की तरफ झुका हुआ है। झुकने के कारण इसके कंधे गोल गोल दिखाई दे रहे होंगे आप देखो। तो इस बीमारी को बोला जाता है राउंड शोल्डर। राउंड शोल्डर के अंदर काइफोसिस बीमारी का बढ़ा हुआ रूप होता है राउंड शोल्डर। राउंड शोल्डर के अंदर क्या होता है कि इंसान आगे की तरफ झुकता है, पीछे की तरफ कुबड़ निकलता है। आगे की तरफ झुकने के कारण उसके कंधे भी आगे की तरफ झुक जाते हैं, गोल गोल फील होने लग जाते हैं देखने में। तो इसीलिए इसे बोलते हैं राउंड शोल्डर। अब ये राउंड शोल्डर क्या होता है, लंबे समय तक झुक के बैठने के कारण राउंड शोल्डर की प्रॉब्लम आने लग जाती है। दूसरा, जिस इंसान को काइफोसिस होता है यानी कि कुबड़ होता है, उसका बढ़ा हुआ रूप भी ये होता है। काइफोसिस के कारण ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। दूसरा, एक और ज़्यादा वज़न हाथों में आगे झुक के बैठने के कारण ज़्यादा वज़न
उठाने के कारण ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अब इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आसन कौन से एक्सरसाइज क्या क्या हैं भाई, आप लोग ताड़ासन कर सकते हो। ताड़ासन में शरीर को ऊपर की तरफ सीधा खींचा जाता है ऐसे, तो ताड़ासन में शरीर को सीधा खींच के लंबा बढ़ाया जाता है। दूसरा, हलासन के द्वारा भी इस प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है। एक और चक्रासन जो होता है, चक्रासन के अंदर शरीर को पीछे की तरफ गोल चक्कर में मोड़ा जाता है, जिससे ये राउंड शोल्डर जो रखा है, कंधे जो आगे की तरफ झुके हुए हैं, ये सीधे हो जाते हैं। एक और सावधानी बरतनी है हमें, क्या क्या, जब हम बैठते हैं तो बैठते समय सीधा बैठना है, ना कि आगे झुक के या फिर कंधों को आगे की तरफ झुका के। जब खड़े होकर चलते हैं, खड़े होकर चलने की सिचुएशन भी बिल्कुल सीधी सपाट होनी चाहिए। सोते टाइम एक साइड झुक के नहीं सोना, एक साइड करवट लेके नहीं सोना है, सीधा सोना है। ज़्यादा वजन नहीं उठाना। तो ये सब सावधानियाँ हमें बरतनी है। तो भैया डिफॉर्मिटीज़ मैंने आपको कुछ एक करवाई, बाकी का काम मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊँगा। तो अगर आप लोग मेरा साहस बढ़ाएंगे, मेरा कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे, वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके, कमेंट्स करके, तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं भी आप लोगों के लिए अच्छा काम करने की और भी कोशिश करूँगा। तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक करिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।